नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि जो मुकदमा जो केस न्यायालय में चलता है, उन मुकदमाओं को जीतने का आधार क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसकी क्या होती है। वो कौन सी कड़ी है जिससे आप कोई भी केस जीत सकते हैं और वो कौन सी कड़ी है जिससे आप केस हार सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस कड़ी जिसका नाम है गवाही, गवाही एक महत्वपूर्ण अस्त्र होता है, शस्त्र होता है किसी भी केस को जीतने के लिए। तो गवाही कैसे दी जाती है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में एक लंबी चर्चा करूंगा और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। इससे पहले कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपके लिए किसी भी केस मुकदमा को जीतने में या आपको हार जाने में मदद करेगी। यदि आपने नहीं देखा तो निश्चित आप केस हार जाएंगे, क्योंकि उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी में के अभाव में आपका केस खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चाहे कोई सा भी मामला हो, चाहे वो सिविल का मामला हो, दीवानी मामला हो या फिर आपराधिक क्रिमिनल मामला हो। सिविल मामले में आप भूमि संबंधी विवाद होते हैं, पैसों की वसूली के विवाद होते हैं, आपका तलाक संबंधी विवाद होता है, बच्चों का कस्टडी संबंधी विवाद होता है या फिर स्पेसिफिक रिलीफ का कोई मामला होता है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसके लिए सहायता लेने के लिए आप कोर्ट में जाते हैं। तो जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही मामले, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसकी थोड़ी सी अलग अलग एक प्रक्रिया है। एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके अनुसार हमारे अपने मामले को प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए गवाहियों की व्यवस्था है, जिसमें हम गवाही देते हैं, सबूत देते हैं और उसके आधार पर हमारे केस का फैसला निर्धारित होता है। अगर हमारा गवाह मजबूत है, अगर हमारे गवाह सही ढंग से अपनी बात कहे हैं और सभी चीज़ों को हमने प्रॉपरली उसको मॉनिटर करके किया है, एक्सरसाइज करके किया है, उसका रिहर्सल करके किया है, तो निश्चित रूप से हम केस जीतेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको गवाही की भाग बता देता हूँ। वैसे तो 4-5 भाग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 2 चीज़ों को जान लीजिए। पहला होता है चीफ एग्जामिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण, इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जब कभी भी आपका केस फाइल होता है और जब गवाही की बात आती है, तो सबसे पहले आपको अपने वकील से कंसल्ट करना चाहिए। क्यों? और वकील यदि आपका होशियार है, जागरूक है और आपको केस जिताना चाहता है, तो वो आपको कहने से पहले ही, यदि आप प्लेंटिफ हैं, वादी हैं, एप्लीकेंट हैं, तो आपको बुलाएगा और आपके साक्षियों को, जिसके गवाह पर आपका केस निर्भर करता है। तो जैसे एक टीचर अपने बच्चों को किसी अध्याय के बारे में बताता है, किसी लेसन के बारे में समझाता है और उसे एक एक चीज सिखाता है, वैसे ही यदि आपका वकील है जो उस केस को पूरी तरह से समझता है, उसके तथ्यों को, फैक्ट्स को समझता है और उससे संबंधी एक्ट को समझता है, तो उसको किस टैक्ट के साथ, लॉ में 3 चीजें होती हैं, फैक्ट, एक्ट और टैक्ट। तो फैक्ट तो आपका जानता है वकील, उससे संबंधित क्या एक्ट हैं वो जानता है, और उसमें उसको प्रस्तुत करने का जो टैक्ट है वो आपको आपका वकील बताएगा। तो बताने का मतलब यह है कि आपको शुरू से लेकर के अंत तक पहले आपका वकील आपको उस केस के बारे में रिहर्सल करवाएगा। रिहर्सल कराना, आप उसमें इरिटेट मत हो, आप उसमें परेशान ना हो कि ये वकील हमको तो बच्चों की तरफ पढ़ा रहा है। अगर आप वैसा नहीं पढ़ेंगे, आप वैसा रिहर्सल नहीं करेंगे, जैसा आप वैसी तैयारी नहीं करेंगे जैसा कि वकील कह रहा है, तो आप केस निश्चित हार जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है कि आप वकील के पास 1 सीटिंग नहीं, 3 सीटिंग कीजिए, 4 सीटिंग कीजिए, जितने बार भी वकील आपको बुलाता है, और हर बिंदु पर आपको कोर्ट में क्या कहना है ये आपका वकील आपको बताएगा कि ये बिंदु आपका जो है, आपका जो आवेदन है, आपका जो सूट है, आपका जो दावा है, उसको तो आप चीफ में बताएंगे ही, और
मौखिक भी बता सकते हैं, लेकिन आजकल सामान्यतः व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा आदेश 18 नियम 4 के तहत हम अपनी गवाहियां जो हैं शपथ पत्र के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो चीफ में ज़्यादा कठिनाई आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि वो आपका जो बयान है, आपका जो गवाही है, द्वारा शपथ पत्र 18(4) आदि रूल 18 और ऑर्डर 4 के तहत प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी कब होती है, जब आपके विरुद्ध का वकील जो है, आपके विरुद्ध का वकील एक एक चीज को बाल की खाल की तरह छीलता है, तब वहां पर आप हतप्रभ हो जाते हैं, तब आप वहां पर बेचैन हो जाते हैं। तो उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों में आपके जो साक्षी हैं, आपके जो गवाह हैं, वो कैसे जवाब देंगे और किन चीजों का क्या जवाब देंगे, ये सारी ट्रेनिंग और ये सारा रिहर्सल, जिस तरीके से एक ड्रामा में एक कलाकार जिस तरीके से एक पिक्चर में एक हीरो या अभिनेता एक्टिंग करने से पहले रिहर्सल करता है, ठीक वैसे ही आपको उस केस में आपके विरोध का वकील जो है क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इन सब सारी चीजों को आपका वकील बताएगा। तो जब वो बताएगा तो उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, और जिन बातों को जैसे वो बता रहा है, यदि आपके विरुद्ध का वकील को ऐसा सवाल पूछ लिया और तत्काल में आपके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि वकील साहब, आपके प्रश्न को मैंने नहीं समझा, आप कृपया मुझे एक बार फिर से कह के सुनाएं। तो ये जो है 10, 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड की दरमियान आप उसका सही उत्तर दिमाग में सोच सकते हैं। तो खैर ये तो अलग चीज है, ये आपका वकील बताएगा, ये मेरे बताने का काम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि गवाहियों के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित तौर पर आप केस हार जाएंगे, और आपने अगर इन सब चीजों को ध्यान दिया और मेरी बताई हुई बातों को अनुपालन किया तो आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, कोर्ट भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। बिना तैयारी के अगर आप किसी भी मैदान में, किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए जाएंगे तो आप निश्चित रूप से वो लड़ाई हार जाएंगे। तो ये जो केस होता है आपके जीवन और मृत्यु, संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, और आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि आप अपना केस जीतें। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये प्रारंभिक चरण है। आपने अपना बयान, तो चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे मेंटेनेंस का मामला हो, चाहे पैसों की वसूली के लिए हो, या तलाक का मैट्रिमोनियल मामला हो, सिविल नेचर के समस्त केस में आप लिखित में आपका बयान दिया जा सकता है, और आदेश 18 नियम 4 के तहत। तो ये बात आप समझ गए। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है कि जब आप विटनेस बॉक्स में खड़े होते हैं तो वहां पर आजकल तो खैर हर जगह, हर कोर्ट में कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। आप जो भी बयान देते हैं, जो विरुद्ध का वकील सवाल करता है और आप उसका जवाब देते हैं, तो जब आप जवाब देते हैं तो कंप्यूटर के दो साइड होते हैं। एक तो जो लिख रहा होता है, टाइप कर रहा होता है, उसको दिखाई देता है, दूसरा साइड आपको दिखाई देता है। तो कहीं आपने जो कहा है उसके उलट कोई अलग बात तो नहीं लिख दी गई है, उसको भी आपको पढ़ते रहना है। आपके वकील साहब भी पढ़ेंगे कभी, लेकिन वकील साहब के दिमाग में कई चीजें चलती रहती हैं, इसलिए आपको भी उन चीजों को ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए आपने कोई चीज बोला कि मैंने लड्डू नहीं खाया है, और उसने लिख दिया मैंने लड्डू खाया है, तो आप समझिए कि खाया है और नहीं खाया में कितना अंतर हो जाता है। तो टाइपिस्ट हो सकता है कि उसे वो क्लरिकल मिस्टेक हुआ हो, लिखी त्रुटि हुई हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऐसे क्लर्क लोग जो होते हैं विपक्षी पार्टी से प्रभावित होते हैं या अन्य किसी कारण से उनके प्रभाव में होते हैं। अब वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। तो इन सब चीजों से आपका मामला अच्छा होते हुए भी बिगड़ सकता है। यदि आप उस समय जब आपकी गवाहियां दर्ज की जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, तो उस समय आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि सही लिखी जा रही कि नहीं। रेयरली मान लीजिए अपवाद स्वरूप किसी कोर्ट में
कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था नहीं है, वहाँ क्लर्क आपके बयान को हाथ से भी लिखते हैं। तो जब हाथ से लिखी जाती है गवाहियां, तो वहां पर इस प्रकार की गड़बड़ी होने की ज्यादा संभावना होती है। तो ये एक दिन, वो दिन जिस दिन आपकी गवाही होने वाली है, आप ये समझिए कि आपके जीवन का इम्तिहान होने वाला है। और जितनी सतर्कता आप उस मामले में ले सकते हैं, जितनी सावधानी कर सकते हैं, वो सारी सावधानियां आपको उस मामले में करनी है। तो जब आपका बयान होता है, उससे पहले जितने भी सबूत, जितने भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत किए हैं कोर्ट में, वो सारे सबूत जो है एग्जिबिट होते हैं, जिसको हम लोग को कहते हैं प्रदर्शांकित करना। उसमें एग्जिबिट P1, P2, 3, 4, 5 नंबर जितने दस्तावेज हों प्रदर्शांकित होते हैं कि हाँ, ये वादी की ओर से ये दस्तावेज प्रस्तुत किए जो कि प्रदर्श P1 है, या एग्जिबिट P1, या जो भी नंबर हो वो होता है। तो वो दस्तावेज जो प्रदर्शांकित नहीं है, उन दस्तावेजों को कोर्ट पढ़ती नहीं है। फिर जब आपके केस में फैसला लिखा जाना होगा, तब जो दस्तावेज एग्जिबिट है, प्रदर्श अंकित है, उसमें जो नंबर चढ़ा हुआ है, उसी दस्तावेज को आपके फैसले के समय में पढ़ा जाता है। तो ये भी गवाही का एक भाग है। इसको आपके वकील इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कहीं चूक होती है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वकील साहब, मैंने जो वो किराए का बिल दिया था, मैंने जो बिजली का बिल दिया था, उस पर नंबर नहीं चढ़ा, कृपया उसको आप देखिए। तो जो एग्जिबिट होता है, प्रदर्श अंकित होता है, और मूल जो दस्तावेज होता है उसी पर होता है। या फिर उसको आपको कोर्ट में दिखाना होगा, कोर्ट उसको देखेगा, देखने के बाद वो लिखेगा उसमें आपके फोटोकॉपी में कि हाँ, मैंने इस दस्तावेज के मूल को देखा, मिलान किया, और उसके आधार पे मैंने ये प्रदर्श अंकित किया है। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ के बारे में मैंने बताया, जैसा कि आज कल 18/4 के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है और अपने वकील की कही हुई हर बात माननी है। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कहाँ टाइम है, वो वकील का मामला है, वकील देख लेगा, वकील को मैंने फीस दिया है। तो वकील आपका हर काम करेगा, आपका ड्राफ्टिंग करेगा, प्लीडिंग करेगा, आपके लिए आर्गुमेंट करेगा, जिरह करेगा, लेकिन गवाही आप ही देंगे। वकील आपकी ओर से गवाही नहीं दे सकता। और जब आप केस हार जाएंगे तो आप ये कहते फिरते हैं कि वकील ने मुझे केस हरा दिया। वकील किसी का केस हराने के लिए नहीं लेता है, वकील केस जिताने के लिए लेता है, और उसको इस बात की उसकी फीस मिलती है, और साथ में उसकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है आपके केस के साथ। तो आसानी से हम वकीलों के ऊपर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब गवाही का वक्त होता है तो हम बहुत सारी चीजें असावधानी में निकाल देते हैं। अब आगे जब आपका बयान हो जाता है, तो उसके बाद आपका पहला कर्तव्य है कि आप उस बयान को लें और हस्ताक्षर करने से पहले उस बयान को पूरा पढ़ें, पूरी सावधानी, पूरा समय लें। कोर्ट आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा, वो आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यदि उसमें कुछ गलती है, आप पढ़ के पाते हैं कि हाँ, यहाँ कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, लिखी त्रुटि है, जिसके कहीं कोमा लगाना है, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, या दोनों वाक्य एक साथ जुड़ गए हैं तो जिसका अर्थ का अनर्थ निकल रहा हो, दूसरा अर्थ निकल जा रहा हो, तो जो आपके केस में विपरीत प्रभाव डाल सकता हो, तो उसको हस्ताक्षर से करने से पहले तक आप उसको सुधरवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इसके साथ एक चीज और करना है, जब आपका बयान समाप्त हो जाए, जब आपका बयान समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो भी बयान आपने दिया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी जरूर निकलवा लें। कई बार क्या होता है कि कोर्ट क्लर्क या और भी लोग जो है किसी तरीके से उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो यदि आपने उसी दिन डिपोजिशन का जो आपका बयान लिया गया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के रख लेंगे, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और बदलाव किया भी जाएगा तो जिसने बदलाव किया है वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर न्यायालयीन कार्रवाई हो सकती है। तो ये मामला जो है सिविल मामला है, सिविल मामले के बारे में मैं बताया। इसी प्रकार से आपको मैं क्रिमिनल आपराधिक मामले में बताता हूँ।
आपराधिक मामले में भी सेम स्थितियां होती हैं। जो विवेचना अधिकारी है चार्जशीट तैयार करता है, चार्जशीट तैयार करके वो भेज देता है अदालत में। अदालत में उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है, आरोप तय होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अनेकों वीडियो में मैंने इन सब चीज़ों को बताया है, और आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद चार्ज जब फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद आती है गवाही की प्रक्रिया। और जब फिर वहां जब गवाही होता है तो वहां पर दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है शासन की ओर से पीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, लोक अभियोजक, और वो पार्टी जो प्रार्थी है, और दूसरा होता है आरोपी और उसका डिफेंस लॉयर, और तीसरे होते हैं जज। तो हम लोगों के अंदर एक सामान्य सी भावना ये है कि जज जो होता है वो शासन के तरफ ही होता है, या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसी की बात मानता है। ऐसा नहीं है। जज के सामने दो पक्ष होते हैं, एक जो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा होता है डिफेंस लॉयर। एक होता है प्रार्थी और एक होता है आरोपी। तो उन दोनों की बातें समान रूप से जज सुनेगा, और जो अधिकार प्रोसिक्यूशन को प्राप्त है, अभियोजन पक्ष को प्राप्त है, वही अधिकार सेम जो है डिफेंस को लॉयर को प्राप्त है और आरोपी को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष की बात सुनी जाएगी और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। जज का मतलब न्याय करता है, वो न्याय करेगा दोनों तरफ से। वो अलग बात है कि 90% केसों में कोर्ट जो होता है उनका झुकाव प्रोसिक्यूशन की ओर ज्यादा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीजों को तो खैर चलिए वकील साहब लोग झेलते हैं, रोज का काम है ये उनका, लेकिन अधिकार दोनों को समान है। जज का काम न्याय करना होता है, और समान अपॉर्चुनिटी, समान अवसर दोनों को दिया जाना चाहिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभियोजन पक्ष के साक्षी 1 पेशी, 2 पेशी, 3 पेशी, 20 पेशी, साल, 2 साल, 5 साल तक नहीं आते हैं, लेकिन उन्हें नोटिस पे नोटिस जाता रहता है। लेकिन जब डिफेंस लॉयर को या आरोपी पक्ष की गवाही होती है तो बोलते हैं इसमें बहुत लेट हो चुका है वकील साहब, मैं आपको एक मौका से ज्यादा नहीं दूंगा। दूसरा आया तो वकील साहब देखिए इसमें आपको ये आखिरी मौका है, आप अपनी सफाई गवाह ले आइए, वरना आपका मैं जो है ये एविडेंस का अपॉर्चुनिटी क्लोज कर दूंगा, इसके बाद फिर फाइनल आर्गुमेंट के लिए मैं इसको रख दूंगा। तो इस तरीके की पार्शलिटी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो अलग बात है। चलिए वो जज का विवेकाधिकार है और उसको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन हम उनको ये जरूर कह सकते हैं कि उन्हें 20 मौका दिया गया योर ऑनर, और मुझे जो है 3 मौके में ही जो है कहा जा रहा है कि आपका अपॉर्चुनिटी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तो एक अलग जीरा हमने शुरू कर दी। अब हम आते हैं कि जो क्रिमिनल केस होते हैं उसमें गवाह कैसे होते हैं। जो चार्जशीट फाइल की जाती है प्रोसिक्यूशन के द्वारा, उसमें जितने भी साक्षी होते हैं उन सब का बयान पुलिस ने 161 में दर्ज किया हुआ होता है। तो वो बयान में भले ही आपके हस्ताक्षर नहीं होते हैं और आपको 160 का नोटिस दिया नहीं दिया, लेकिन थाने में बुलवाया, आपका फोटो एक कागज में चस्पा किया और आपका बयान आपने दिया है तो भी लिख लिया, नहीं दिया है तो भी लिख लिया। ये 161 का बयान है, इसीलिए उसकी वैल्यू अदालत में एविडेंसरी वैल्यू कुछ है नहीं। जब ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पर अदालत में जो गवाह होता है, तो दोनों तरफ की बात मैं कर लेता हूं कि मान लीजिए मामला जेन्युइन है और आप साक्षी हैं, तो 3 साल 4 साल पुराना मामला है। आप जब अदालत में जाते हैं तो आप अपने 161 के बयान को देख करके, पढ़ करके अपनी याद ताजा कर सकते हैं। उसके आधार पे आपको डिफेंस लॉयर जिरह करेगा, सवाल करेगा। और डिफेंस लॉयर का तो कर्तव्य है ही है, और उसके क्लाइंट का भी कर्तव्य ये है कि जितने भी लोगों को गवाह के लिए बुलाया गया है उन लोगों के बारे में भी विधिवत पूरी तरीके से वो तैयारी करके जाएगा। उनसे क्या क्या सवाल पूछने हैं, एक पूरा उसका लिस्ट बना के रखेगा, किन किन विषयों पे उसको घेरना है और किन किन विषयों पे उसको छोड़ देना है। वो सब एक लिस्ट बना करके एक वकील जो है, अच्छा डिफेंस लॉयर जो होता है, वो जाता है और उस साक्षी का जिरह करता है। तो वहां पर भी जो है प्रोसिक्यूशन की ओर से जो भी दस्तावेज पेश होते हैं उसको एग्जिबिट किया जाता है
और सेम प्रक्रिया जैसे कि सिविल मामले में मैंने आपको बताई कि प्रोसिक्यूशन का साक्षी जब अपना बयान दे रहा हो और आप जब डिफेंस की तरफ से सवाल पूछे हो, तो जब वो लिखा जा रहा है तब भी आपको इस बात को ध्यान देना है। आपने कहा मैंने नहीं मारा है और उसने लिख दिया मैंने मारा है, तो आपका केस ही उल्टा हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप, कितनी घातक चीज है आपकी एक छोटी सी लापरवाही के चलते। तो किसी भी मामले में एविडेंस एक्ट के तहत जो ये चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है, केस लड़ना मेरे लिहाज से तो वही है केस लड़ना, असली केस लड़ाई। बाकी आप कितनी अच्छी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं और कितना अच्छा आर्गुमेंट कर लेते हैं और कितने अच्छे ढंग से आप प्ली करते हैं, वो अच्छा वकील होने के लिए ठीक है, लेकिन आप कितनी अच्छी गवाही कराते हैं, पूरा केस आपका डिपेंड करता है सिर्फ इसी पर कि आपने अच्छी गवाही कराई है, आप अपने पक्ष से अच्छा गवाह प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो गवाही की कड़ी है किसी भी केस को, चाहे क्रिमिनल केस हो और चाहे सिविल केस हो, तो चीजें वही हैं जो सिविल में मैंने बताई थी, वही अप्लाई करेगी इधर क्रिमिनल में। वही आपको लिखते समय भी ध्यान रखना है, लिख लेने के बाद उसको पूरे बयान को आपको पढ़ना है कि हाँ भाई मैंने जो बयान दिया था ठीक है, वो आपका मामला नहीं है, आप एक गवाह मात्र हैं और आपको समन मिला और आप आ गए, है ना। साल 2 साल 3 साल 4 साल का मामला था, आप बहुत उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन अब गए हैं तो आपको तो गवाही देनी है और गवाही जो सच है, जो आप जानते हैं, वही देनी है। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आप यही बोलोगे, जो मैं कह रहा हूं वही बोलना है, ऐसा जो है आपको प्रोसिक्यूशन बाध्य नहीं कर सकता और डिफेंस लॉयर भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। आप यदि उस चीज को जानते हैं तो हाँ मैं इस चीज को देखा हूं, हाँ इस चीज के बारे में मुझे जानकारी है, आप कह सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि किसी भी शासन के मामले में, स्टेट के मामले में 10, 20, 15 गवाह बना देते हैं। आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप अगर आपको समन दे करके गवाही के लिए अदालत बुलाती है तो आपको आपके टैक्सी का भाड़ा या आपके बस का भाड़ा, रेलवे का भाड़ा, जो भी भाड़ा है, यदि आप उसमें आरोपी नहीं, प्रार्थी नहीं हैं, सिर्फ आप ये विटनेस हैं और प्रोसिक्यूशन ने आपको गवाह बनाया है, तो वो उसमें आपको जितना भी आपका भाड़ा लगा है वो भाड़ा आपको देगा। और अगर उस दिन गवाही नहीं हुई, दूसरी बार बुलाया गया, तीसरी बार बुलाया गया, तो भी आपका राइट है कि उसमें आप कोर्ट को क्लेम करेंगे, तत्काल वो मिलेगा। जैसे ही आपकी गवाही खत्म होगी आपको वो भाड़ा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो वैसे लंबा हो गया है और ये विषय इतना लंबा है, व्यापक है कि इसमें घंटों की बातें बताई जा सकती हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय है वो प्रक्रिया है कि गवाही के समय में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, करीब करीब मैंने अपने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपना केस निश्चित जीतेंगे और आप अपने वकील की सहायता करें। आपको अगर अपना केस जीतना है तो आपको अपने वकील की सहायता करनी होगी, आपको उसकी बात को माननी होगी। आप उसकी बात मान करके वकील की सहायता नहीं करते हैं, अपनी सहायता करते हैं और अपने केस को जीतने के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। तो मेरी बताई हुई बातों को अगर आप गवाही के दौरान ध्यान रखिएगा तो निश्चित ही आप केस जीतिएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगला वीडियो जो मैं डालूंगा उसको देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आद्यशंकर त्रिपाठी एडवोकेट, ये मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।